पापा मुझे बचा लो, जैसे माँ को दादी ने मार दिया वैसे वो मुझे भी मार देगी। इतना सुनते ही माधव अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। आखिर क्या हुआ उसके माँ के साथ में, अगर आप जानना चाहते हैं तो कहानी का अंत तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। वो 5 साल की बेटी जिसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, सोचिए उसकी हालत क्या होगी। कैसे उसने अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी दादी के पैरों पर गिड़गिड़ाने लगी, पर उसकी दादी ने उसकी एक नहीं सुनी। वो तो उस बच्ची को भी उस टाइम मार ही डालती अगर उसका पिता माधव नहीं आता। माधव जैसे ही घर में एंट्री करता है, वो छोटी सी बच्ची अपने पिता को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और इधर उसकी दादी आश्चर्यचकित हो जाती है कि माधव कैसे आ गया। आनन फानन में वो माधव से कहती है, देखो बहू को क्या हो गया है, पता नहीं कैसे गिर गई है और देखो कितना खून निकल रहा है। तब से मैं कह रही हूँ कोई तो मेरी बहू को बचा ले, और ये तुम्हारी बेटी रोए जा रही है, कोई घर पर नहीं है। माधव जैसे ही देखता है कि राधा नीचे पड़ी और उसके सर से खून बह रहा है, वो तुरंत उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए जाता है। इधर माधव अपनी बेटी से कहता है, तुम दादी के साथ आ जाना, मैं तुम्हारी माँ को लेकर जा रहा हूँ। वो पापा पापा चिल्लाती है और दादी उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, खबरदार जो तुमने अपने पापा को कुछ भी बताया, जैसे तुम्हारी माँ को मारा है ना वैसे तुझे भी मार डालूँगी। ये कहते हुए उसके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाती है। वहाँ पहुंचकर माधव उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने के कारण राधा कोमा में चली जाती है। माधव अपनी माँ से पूछता है, ये सब क्या हो गया है, कैसे हुआ। और तब उसकी माँ कहती है, मैं उसको बहुत मना करती थी, बेटी काम मत करो, दिन भर काम करने से क्या है, थोड़ा आराम भी कर लो, पर वो मानती नहीं है। दिन भर ऊपर से नीचे बस भागती रहती थी। पैर फिसल गया और उसका सर सीढ़ी से टकरा गया, जिसमें इतना सारा खून बह गया। अब बताओ मैं क्या करूं। दादी दाढ़ मार मार कर रोने लगती और वो छोटी सी बच्ची उसे दादी को देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो अपने पापा के गले लग जाती और कहती है, पापा पापा मुझे आपसे कुछ कहना है। और दादी तभी उसकी दादी आंख दिखाती है और वो चुप हो जाती है। माधव बहुत हैरान था कि अब क्या करे, वो छोटी सी बच्ची को ले जाए कि अपनी पत्नी को देखे। वो अपनी माँ से कहता है, माँ आप ऋषु को घर ले जाओ, मैं यहाँ पर राधा के साथ ही रहूँगा। पर वो छोटी सी बच्ची मना कर देती है। वो कहती है, पापा मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं बस आपके पास ही रहूँगी, माँ के पास रहूँगी, माँ को आप बचा लो, बस माँ को बचा लो। आपने आने में कितनी देर कर दी पापा, वरना माँ आज ठीक होती। उसकी बातों को वो समझ नहीं पा रहा था। वो छोटी बच्ची है, बस यही समझकर उसे टाल दे रहा था। पर वो छोटी बच्ची अपने पिता का हाथ छोड़ना ही नहीं चाहती है। माधव माँ से कहता है, माँ आप घर जाओ, मैं देख लूँगा। बहुत समझाने पर भी वो दादी के साथ नहीं जाती है। माधव अपनी बेटी को लिए राधा के रूम में एंट्री करता है। राधा बेहोश पड़ी हुई है। डॉक्टर उससे कहता है कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने के कारण ये कोमा में चली गई है, बस अगर 2 दिन तक होश में नहीं आई तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप भगवान से दुआ कीजिए। दोनों बाप बेटी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और वो छोटी सी बच्ची कहती है, भगवान आप मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ इतनी अच्छी है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। और दादी ने देखो उसके साथ क्या किया है। उसके पिता को कुछ शक हो जाता है और वो कहता है कि क्या हुआ ऋषु, मुझे पूरी कहानी बताओ। वो उसे कमरे में ले जाता है। वो रो रही होती है। जैसे ही वो स्टार्ट करती है कि पापा दादी ना माँ को बहुत मारती थी,
खाने को नहीं देती थी, ना मुझे और ना मेरी माँ को। तभी उसकी दादी आ जाती है और वो कहती है कि क्या कह रही हो रिसु। रिसु डर जाती है और माधव का शक यकीन में बदल जाता है। वो समझ रहा था कुछ तो ऐसा घटित हुआ है जो उसे जानकारी नहीं है। माधव कहता है कि माँ आप रिसु के पास रहो, मैं राधा की दवा लेकर आता हूँ। पर रिसु कहती है पापा मैं आपके साथ चलूँगी। इस पर दादी उसे जब आँख दिखाती है तो वो चुपचाप बैठ जाती है। माधव कहता है 2 मिनट में अभी आता हूँ बेटा, तुम दादी के पास ही रुकना। जैसे ही माधव दवा लेने के लिए जाता है, उसकी दादी उसे आँख दिखाती है और उसका हाथ मरोड़ कर कहती है खबरदार कलमुही, अगर तूने अपने पिता को कुछ भी बताने की कोशिश की, जिस तरह तेरी माँ को मारा है ना, बस वैसे ही तुझे ऊपर से धक्का देकर मार दूंगी। तेरे पिता को कुछ भी पता नहीं चलेगा, समझी? मुंह बंद कर रखना। अगर तू जीना चाहती है तो अपने पिता को कुछ मत बताना। वो डरी सहमी सी बच्ची अपने पिता के आने पर भी अब कुछ बोल नहीं रही थी। उसके पिता ने हजारों बार उससे पूछा क्या हुआ बेटी, तुम मुझे कुछ बताना चाह रही थी, क्या किया दादी ने? पर उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो इतनी डर चुकी थी कि वो अपने पापा का हाथ पकड़कर वहीं बैठी रही और अपनी माँ को निहारती रही कि कब माँ उसकी ठीक होगी। माधव बहुत चिंतित हो चुका था। वो सोच रहा था कि कितना हंसता परिवार था, हंसता खेलता परिवार था, आज पता नहीं किसकी नज़र लग गई। 5 साल पहले वो राधा से मिला था। राधा एक हंसमुख लड़की थी। वो उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। कब उसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ रहने के आदी हो गए। एक दिन माधव उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तब राधा कहती है मैं तो छोटी कास्ट हूँ, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? तो वो कहने लगा कास्ट वास्ट कुछ नहीं होती है, तुम कहो तो हम अभी शादी कर लेते हैं। राधा को पता था कि माधव एक अच्छा लड़का है, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है और जल्द ही उसकी जॉब लग जाएगी। उसके लाख मना करने पे माधव से शादी करने के लिए कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तब राधा मान जाती है। उसे पता है कि उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। वो बस हॉस्टल में रहती थी और वहीं पर वो लोग शादी कर लेते हैं। शादी करके माधव अपने घर लेकर आता है उसे, तो उसकी माँ ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे भरोसा नहीं होता है कि उसका बेटा जो उसकी हर बात मानता था, आज इतनी बड़ी बात हो जाने पर उसने उससे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। इस बात से वो राधा से चिढ़ने लगती है और उसे राधा बिल्कुल पसंद नहीं आती है। एक तो वो उसकी पसंद की नहीं थी, दूसरी वो छोटी जात। इस कारण वो मन ही मन में उससे नफ़रत करने लगती है, पर माधव की वजह से कुछ नहीं कह पाती। कुछ दिनों के बाद माधव की दूसरे शहर में नौकरी लग जाती है और माधव वहाँ जाने लगता है। तो अपनी माँ से कहता है कि माँ जब मैं वहाँ पर घर ले लूँगा तो मैं राधा को ले जाऊँगा, तब तक आप इसे अपने पास रख लो, आप उसका ख्याल रखना। राधा कहती है कि आप क्यों चिंता कर रहे हैं, माँ मेरा अच्छा सा ख्याल रखेगी। और ये कहकर माधव वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद माधव को पता चलता है कि राधा गर्भवती है और वो बहुत खुश होता है। वो उससे मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि तुमने तो मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी दे दी है, मैं बहुत खुश हूँ, और उसे गले से लगा लेता है। अब तो वो राधा से कहता है कि राधा तुम कुछ काम मत करना, माँ तुम्हारी हेल्प करा देगी, तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि अब 9 महीने तक राधा कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। जब बच्चा हो जाएगा, दोनों ठीक रहेंगी, तब तुम उसे लेकर चले जाना।
माँ का प्यार देखकर माधव की आंखें भर आती और वो कहता है कि माँ आप सही कह रही हो, आप राधा का अच्छे से ध्यान रखना, मैं थोड़ा बिजी हूँ, जल्दी जल्दी आता रहूँगा, जैसे ही छुट्टी मिलेगी ज़रूर आ जाऊँगा। इस पर राधा कहती है आप अपना ध्यान रखना, और 1 महीने के बाद माधव चला जाता। अब यहाँ से राधा की परीक्षाएं शुरू होने लगती हैं। माँ उसे प्रताड़ित करने लगती है। नीची जात की होने के कारण उसे रसोई से कुछ लेने का और खाने का कोई अधिकार नहीं था। वो उसे खाने में 2 रोटियां देती और थोड़ी सी सब्जी जो कि बासी होती है। राधा ना चाहते हुए भी खा लेती, क्योंकि उसे ज़रूरत थी, उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी एक आहार की ज़रूरत थी। माँ उसके बाद किचन में ताला लगा देती, उसे पानी तक छूने की इजाज़त नहीं थी। अपने साथ हो रहे ऐसे व्यवहार से राधा तिलमिला जाती है। उसे लगता है कि अब उसे ये बात माधव को कहनी चाहिए। एक दिन वो फ़ोन पर माधव से बात कर रही होती है और जैसे ही उसे बताने वाली होती है, माधव की माँ आकर उसका फ़ोन छीन लेती और कहती है बेटा कैसे हो तुम। माधव कहता है कि माँ मैं बहुत अच्छा हूँ, राधा कैसी है। राधा भी अच्छी है और उसका 7वां महीना चल रहा है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, 4 टाइम खाना खिलाती हूँ, दूध घी फल फ्रूट सब देती हूँ, जल्दी ही देखना एक अच्छे से बच्चा पैदा होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा। माधव माँ की बातें सुनकर बहुत संतुष्ट हो जाता है। उसे लगता है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसका हर चीज़ में ख्याल रखती है। इधर माँ जानबूझकर मोबाइल को हाथ से गिरा देती है और मोबाइल टूट जाता है। उधर माधव हलो हलो करता रहता है। अब राधा समझ गई थी कि माँ ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। माँ वहाँ से चली जाती है तो वो रोने लगती है। अब वो कैसे माधव से बात करेगी, कैसे इस घर से बाहर निकलेगी, कहीं उसकी बेटी, कहीं उसे अपने बच्चे से हाथ ना धोना पड़े, बस इसी चिंता में वो मरी जा रही थी। यहाँ पर सिलसिला और भी तेज हो गया उसे प्रताड़ित करने का। अब बात बात पर उसे ताने मारती, झाड़ू पोंछा करवाती और खाने के लिए कुछ नहीं देती। वो चाहती ही नहीं थी कि उसका बच्चा हो, वो चाहती थी कैसे भी करके ये बला दूर हो जाए, पर वो अपने हाथों से उसे मार नहीं सकती थी। बस इसी वजह से वो राधा को ऐसी यातनाएं दे रही थी कि वो खुद ही मर जाए। राधा बस माधव के इंतज़ार में थी कि अभी माधव घर पर आ जाए, उसे सब बात पता चल जाए और वो किसी तरह उसे बचा ले। जैसे तैसे करके 9 महीने कंप्लीट होते हैं और माधव आ नहीं पाता है। इधर घर में ही उसकी डिलीवरी हो जाती है और उसकी सासू माँ उसके करीब तक नहीं आती। आस पड़ोस के लोग जब उसे देखते हैं तो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं, उस पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा तो हो चुका है, उसे ले जाकर क्या करोगी। सारे आस पड़ोस वाले उस पर थू थू कर रहे होते हैं, कैसी निर्दयी सास है जो अपनी बहू के साथ इतना अत्याचार कर रही है। अगर उसके बेटे को ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा। ये भी करके लोग उस डॉक्टर को बुलाते हैं, जच्चा और बच्चा दोनों ठीक होते हैं, बस कमज़ोरी थी तो कहते हैं कि इसे अच्छे से खाना खिलाना है, आपको अच्छे से खिलाइए पिलाइए तभी ये बच्चे को दूध पिला पाएगी। लोगों की ऐसे बातें सुन सुनकर भी उसकी सास पर कोई असर नहीं होता है। वो उसके साथ वैसे ही अत्याचार करती है, खाने को 2 सूखी रोटी और पानी और इसके अलावा कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल हो जाती है उसे अपने बच्चे को दूध पिलाने में। ऐसे करके 3 महीने बीत जाते हैं। राधा कमज़ोर होती चली जा रही थी और बच्चे अभी बहुत कमज़ोर हो चुका था। वो प्यारी सी गुड़िया जिसने अभी अपनी आंखें खोली ही थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों के बाद उसे अपनी आंखें बंद ही करनी पड़ेगी। पर भगवान को कुछ और मंजूर होता है। तभी माधव वहाँ आ जाता है और माधव जब राधा को इस स्थिति में देखता है तो कहता है कि माँ क्या हुआ, राधा राधा क्या हुआ और मेरी बच्ची कैसी है।
वो उसे बच्ची को गोद में उठाता है। उसका शरीर बुखार से तप रहा होता है। वो राधा और बच्ची को लेकर हॉस्पिटल जाता है। घर में कोई नहीं था। उसकी माँ तो सत्संग सुनने के लिए गई थी। हॉस्पिटल से आकर डॉक्टर उसे बताता है कि राधा में खून की कमी है और बच्ची को भी दिक्कत हो रही है, इसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। 1 सप्ताह के बाद जब वो घर पर आता है तो माँ आराम से बैठी बिस्तर पर खाना खा रही होती। उसे ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो कैसी है, जिंदा है या मर गई है। माधव उसे चिल्लाता है तो वो कहती है कि मुझे क्या पता, मुझसे तो बहू कह रही थी कुछ दिन के लिए मैं अपने दूर के मामा के घर जाना चाहती हूँ, तो मैंने भी कह दिया था चली जाओ। मुझे लगा वो चली गई होगी। वैसे भी वो मुझे कुछ बताती नहीं है, मुझसे कुछ कहती नहीं है। वो दिन भर अपने बच्ची को खिलाती रहती है। बाकी सारा घर का काम मुझे खुद करना पड़ता है। माँ की ऐसी बातें सुनकर माधव को भरोसा तो नहीं हुआ, पर जब माँ रोने लगती है तो उसके झूठे आंसू से वो पिघल जाता है और कहता है, माँ अरे आपकी गलती नहीं है, वो राधा ऐसी ही है, वो उसकी तबीयत ख़राब होती है, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती है। आज मेरी बेटी और मेरी बीवी दोनों ही एकदम ठीक हैं। मैं बहुत खुश हूँ। माँ देखो तुम्हारी पोती आज 4 महीने की हो गई है और वो कितनी सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई। उसकी माँ कुछ बहाना बना देती है और उस बेटी को गोद में भी नहीं लेती है। उसे अपनी पोती से कोई प्यार नहीं था। वही छुआछूत की बीमारी, नीच जात जैसी हरकतें। और वो कहती है बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। और ऐसे कहते ही वो किचन में चली जाती है। वहाँ से वो अपने बेटे के लिए थाली परस कर लाती है, उसकी पसंद का खाना, और अपनी बहू को भी दे देती है। क्या करें, मजबूरी है, मुंह बनाते उसे थाली पकड़ा देती है। अब जब तक माधव रहता है वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। और इधर राधा एकदम ठीक हो गई थी और उसकी बच्ची भी एकदम ठीक थी। राधा चाहती थी कि माधव उसे अपने साथ ले जाए। उसकी माँ को उसकी नज़रों में गिराना नहीं चाहती थी, बस इसीलिए बार बार कह रही थी माधव मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ अकेली रहती हूँ और तुम्हारी बच्ची भी बड़ी हो रही है, वो भी कुछ दिन बाद अपने पापा को खोजेगी। इस पर माधव कहता है कि रुको, कुछ दिनों के बाद मेरा ट्रांसफ़र इसी एरिया में हो जाएगा, फिर हम सब साथ मिलकर रहेंगे। राधा बार बार उससे कहती है तो क्या हुआ, कुछ दिन के लिए ले चलो। तब माधव कहता है कि एक बार माँ से पूछ लेता हूँ। माँ कहती है कि अरे बेटा, जब तुम कुछ दिनों के बाद यहाँ आ ही रहे हो तो फिर क्या, तभी हम सब साथ में चलेंगे, तब तक यहीं पर रहने दो। माँ की ऐसी बातें सुनकर उसको तसल्ली हो जाती है कि माँ सच में राधा और मेरी बच्ची से कितना प्यार करती है। और धीरे धीरे टाइम गुजरने लगता है। माधव चला जाता है और कुछ ऐसी चीज़ों में फंस जाता है जैसे उसे फ़ोन करने का भी उसे टाइम नहीं मिलता है। इससे पहले वो माधव राधा को फ़ोन खरीद कर दे गया था जब उसे पता चला था कि उसका फ़ोन टूट गया है। राधा बीच बीच में उसको फ़ोन करती और पूछती रहती कब आ रहे हो। तब वो कहता है कि अभी तो आना बहुत मुश्किल हो गया है और मेरी ट्रांसफ़र को भी रोक दिया गया है, तो कुछ दिन तो और लग जाएंगे। राधा बताना चाहती है कि उसकी माँ उसके साथ क्या करती है, पर वो बताने के लिए बेबस है, क्योंकि माँ ने उसे धमकी दी थी अगर तुमने माधव को कुछ भी बताया तो तुम्हारी बेटी को मैं अभी मार डालूँगी। अपनी बेटी की जान दांव पर लगाकर वो माधव को कुछ भी नहीं बताना चाह रही थी, बस दिन काट रही थी। उसके अत्याचारों की समय सीमा बढ़ती ही चली जा रही थी और उसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही थी कि वो दुधमुही बच्ची को किस प्रकार प्रताड़ित करती है। ना उसे दूध पीने को देती, ना राधा को खाना खाने के लिए देती, बल्कि उल्टा उसे लात घूंसे उसे मारती। और खाने के लिए जब वो मांगती तो उसे बासी रोटियां दे देती, कहती है खाओ और मेरे बेटे से शादी करेगी, तू खुद मर जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूँगी। माँ की ऐसी बातें सुनकर राधा का कलेजा फट जाता। वो अपनी छोटी सी बच्ची को देखती रहती, बस कैसे भी करके माधव आ जाए और वो यहाँ से चली जाए। पर ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं। उसके अत्याचारों से वो इतनी मजबूत हो चुकी थी
कि अब उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बस वो अपने बेटे के लिए जी रही थी। अब तो वो बात बात पर जवाब भी दे देती थी और अपनी बेटी के लिए खड़ी भी हो जाती थी। अगर वो खाना नहीं देती थी तो वो अलग से बनाकर खा लेती थी, अपनी बेटी को भी खिलाती थी, खुद भी खाती। सासू माँ समझ चुकी थी कि अब राधा पर कोई असर होने वाला नहीं है, पर वो चाहती थी कि वो माधव की ज़िंदगी से चली जाए। दोनों की दोनों पनौतियाँ हैं, कैसे भी करके उसे यहाँ से निकाला जाए। एक दिन तो वो हद हो जाती है, जब राधा खाना बना रही होती है तो उसकी सासू माँ उसकी बेटी की गर्दन पकड़ लेती है और उसे दबाने लगती है। वो रोने लगती है। तब उसकी आवाज़ को सुनकर राधा भागती भागती आती है और कहती है, माँ ये क्या कर रही हो, माँ ये क्या कर रही हो, छोड़ दो, मेरी बच्ची को क्यों मार रही हो। वो कहती है, तू और तेरी कलमुही बेटी दोनों ही मनहूस हैं। जब से मेरे घर में आए हैं मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया है, मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। ऐसी नीच जात से उसने शादी की है, मेरी समाज में थू थू हो रही है। तुम्हें तो दोनों को मरना ही होगा। आज तुम दोनों को मैं ठिकाने लगा कर ही रहूँगी। वो अपनी बेटी को उठाकर भागती है और सासू माँ को धक्का दे देती है। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, सासू माँ उसे धक्का देती है और वो लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और सीढ़ी की कोने से उसका सर फट जाता है और वो अपनी बच्ची को दबाए हुए है कि उसे कहीं चोट ना लग जाए। उसके बाद खून गिरने लगता है और छोटी सी बच्ची चिल्ला चिल्ला के कह रही है, दादी माँ, मेरी माँ को बचा लो, माँ को बचा लो, माँ को बचा लो। पर उस औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो खड़ी खड़ी बस हंस रही थी और हाथ में पानी का गिलास लेकर मटका रही थी, कह रही थी कि अच्छा हुआ तुम्हारी माँ मर गई है, अब देखती हूँ तुम्हें आज कौन मुझसे बचाता है। जैसे ही वो उसकी तरफ दौड़ती है तभी दरवाजे पर खटखट होती है और माधव आ जाता है। माधव को देखकर उसकी बेटी उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है, पापा माँ को बचा लो बस। और माधव आज उसे हॉस्पिटल में भर्ती किए हुए हैं, वो कोमा में है और उसकी हालत बहुत। डॉक्टर उससे कहते हैं कि आप भगवान से प्रे करें। दोनों प्रे कर रहे हैं पर उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। दूसरे दिन वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ के पास बैठ जाती है, उसका हाथ पकड़कर कहती है, माँ अगर आप मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा। पापा तो ड्यूटी पर चले जाएंगे और दादी माँ मुझे आपके जैसे मार डालेगी। माँ आप मुझे छोड़कर मत जाना, वरना दादी मुझे आपकी तरह सीढ़ी से धक्का दे देगी, ना ही मुझे कुछ खाने को देगी और मारेगी सो अलग। इतना कहते ही राधा के हाथों में हरकतें होने लगती हैं। माधव देखता है आकर, वो कहती है, पापा पापा, माँ हिल रही है। जब वो आता है तो सच में ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया। डॉक्टर को लगता है कि राधा जी होश में आ रही हैं। अब ये सब सुनकर उसकी सासू माँ शॉक्ड हो जाती है। अब उसका भांडा फूटने ही वाला होता है। अब ये सोचकर वो डर जाती है और तुरंत घर पर भाग जाती है। इधर माधव बहुत खुश होता है और उसकी छोटी सी बच्ची अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, पापा माँ अब जल्दी ठीक हो जाएगी। तो माधव कहता, हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद जब माधव दवा लेने के लिए गया होता है तब उसकी माँ आती है और उससे कहती है, ए लड़की, अगर तूने कुछ भी बताया अपने पिता को तो मुझसे कोई नहीं होगा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो धीरे से ऑक्सीजन मास्क राधा का निकाल देती है। अचानक माधव आ जाता है और माधव ये जब देखता है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, माँ आप क्या कर रही हो, माँ आप क्या कर रही हो। इस पर वो हड़बड़ा जाती है और कहती है, बेटा ये मास्क तो तुम्हारी बेटी ने निकाल दिया है, वो बात कर रही थी ना अपनी माँ से। तब माधव कहता है कि अरे मेरी बच्ची, माँ ऐसे बात नहीं करेगी, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, फिर उसे होश आ जाएगा, फिर वो बात कर ले। थोड़ी देर में उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं घर पर खाना बना कर लाती हूँ, ठीक है तुम लोग इंतज़ार करना, मैं अभी आती हूँ। वो माँ से कह देता है, ठीक है माँ,
और वो माँ वहाँ से चली जाती है। उसकी बेटी कहती है, पापा मैंने कुछ नहीं किया, ये सब दादी ने किया है। उसे शक होता है तो वो सीसीटीवी फुटेज को चेक करवाता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ठीक कह रही है। उसकी माँ उसकी बीवी को और बच्ची को मारना चाहते हैं। सारी रिकॉर्डिंग देखने के बाद अब तो उसे माँ की पोल खोलनी ही थी। इधर धीरे धीरे राधा को होश आने लगता है, पर यह बात उसने माँ को नहीं बताई क्योंकि उसे जान का खतरा हो सकता था। कुछ दिनों के बाद माधव अपनी बेटी को सब कुछ समझा देता है और कहता है कि जैसे ही दादी आएगी तो तुमको ये सब बोलना है। जैसे ही दादी आती है वो माधव कहता है कि बेटी मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, मैं शाम तक लौट के आ जाऊँगा, तुम अपनी दादी और अपनी माँ का ख्याल रखना। डरी सहमी सी उसकी बेटी उससे कहती है, ठीक है पापा, पर आप जल्दी आ जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है, माँ भी अभी ठीक नहीं है। अंदर ही अंदर हंस रही थी और कह रही थी, आज तो दोनों को एक साथ ही ख़त्म कर दूँगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। माधव तो बस जाने की एक्टिंग कर रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। इधर जैसे ही शाम होने लगती है, सब नर्सें इधर उधर हो जाती हैं, तो वो उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देती है और उसकी बच्ची को ले जाकर उससे कहती है कि आज तो तुम्हें मैं छत से नीचे ही फेंक दूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा कर ही रहूँगी। और उसे जैसे ही लेकर वो छत की तरफ चल देती है, तभी माधव आ जाता है और वो पुलिस भी इसके साथ होती है। वो कहती है, माँ वहीं पर रुक जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मेरी बेटी को नेक भी खरोच आई ना तो देख लेना तुम। माँ डर जाती है और वो कहती है कि बेटा मैं तो इसे घुमाने ले आई थी, इसे अच्छा नहीं लग रहा था। माधव कहता है, माँ मैं सब कुछ जान चुका हूँ, मेरे सामने नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बेटी उसे गले से लग जाती है, पापा मैंने तो पहले ही कहा था कि दादी ने ही माँ को मारा है, आप देख लो कैसे वो मुझे भी मारना चाह रही थी, कह रही थी वो कि आप दोनों माँ बेटी का एक साथ खेल ख़त्म हो जाएगा पापा, और उन्होंने माँ का मास्क भी निकाल दिया है। माधव कहता है कि बेटा चिंता मत करो, मैंने तो ये सब जानबूझकर किया है ना, तुम्हारी माँ एकदम सही है और आज तो माँ को मैं सबक सिखाऊंगा। वो कहने लगता है, माँ तुम पर धिक्कार है, तुम एक औरत होकर तुम दूसरी औरत को मारना चाहती हो। तब उसकी माँ कहती है, तो क्या करूँ, एक नीच जात को मेरे घर में लाकर बैठाल दिया, मुझसे पूछा एक बार भी मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तुझ पर इतना मैंने विश्वास किया और तूने क्या किया। तब वो कहता है कि माँ तुम्हें अपनी समाज में अपनी इज्जत की पड़ी हुई है, समाज थू कर रहा ये कहना चाह रही हो, पर तुमने अपने बेटे के बारे में कभी नहीं सोचा। तुम्हारा बेटा अगर शादी करके लाया तो कुछ तो उसमें खास होगा, और ये जातिवाद में क्या पड़ी हुई हो, तुम इतना कैसे नीचे गिर सकती हो कि तुम मेरी बेटी और मेरी बीवी को जान से मारना चाहती हो। ऐसी माँ पर धिक्कार है, ऐसी माँ से तो ना होना ही अच्छा था। और ये कहकर वो पुलिस वालों से कहता है, इसे पकड़ कर ले जाओ, मेरी नज़रों से मेरी माँ को दूर कर दो। माँ चिल्लाती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है कि माँ मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। इधर राधा को होश आ जाता है। राधा को सच्चाई पता चल चुकी थी कि माँ को पुलिस पकड़ कर ले गई है। वो फूट फूट कर रोने लगती है कि माधव तुमने इतना लेट क्यों कर दिया, अगर तुम थोड़ी और लेट हो जाते तो तुम अपनी बेटी से भी हाथ धो दे देते। मैं तुम्हें बताना चाह रही थी पर माँ ने मुझे बताने नहीं दिया, वो कितना अत्याचार मुझ पर करती थी। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और माधव अपनी बेटी और बीवी को गले से लगा लेता है। वो कहता है कि सब कुछ ठीक है, वो काली रात निकल गई है, अब एक उजला सवेरा है, तुम चिंता मत करो, आज से हम सब साथ में रहेंगे। और इस तरह से राधा की खुशियाँ वापस आ गईं और माधव को उसका हंसता खेलता परिवार वापस मिल गया। दोस्तों हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है, पर एक बात समझने के लिए है कि जाति, धर्म, ऊंच नीच ये सब क्या होता है, ये इंसान के बनाए हुए नियम है और कानून है, उन्हीं के द्वारा बनाई गई ये चीज़ें हैं।
ये सब मायने नहीं रखती हैं, इंसान मायने रखता है। इसलिए इस चीज़ से बाहर निकलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपनी सोच को विकसित कीजिए और इस भेदभाव को मिटाइए। अगर आपको हमारी कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।